मित्रों नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना की हॉट सीट बांकीपुर में इन दिनों विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है। और यह विधानसभा उपचुनाव की नौबत क्यों आई? इसलिए आई दोस्तों कि इस क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा के लिए भी चुने गए और उसके बाद नितिन नवीन ने इस विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। कारण परिणाम स्वरूप इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और जब उपचुनाव हो रहा है दोस्तों, तो एक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा छोड़ी गई सीट है, दूसरा ये उपचुनाव तब हो रहा है दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति को ये उपचुनाव बहुत प्रभावित करने वाली है। ये तय करने वाली है कि इस उपचुनाव के परिणाम से विष निकलेगा या अमृत निकलेगा। अगर विष निकलेगा तो अगले 20 साल तक बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा, अमृत निकलेगा तब भी बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन का शंखनाद करेगा। यह सब फैसला तो परिणाम करेगा। लेकिन समझिए कि यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए कि जब यह चुनाव हो रहा है दोस्तों तो 20 साल तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 3 दशक तक बिहार की राजनीति के पर्याय रहे नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में पहले मुख्यमंत्री हैं। और यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों यह विधानसभा उपचुनाव कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नीरज सिन्हा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज सिन्हा महत्वपूर्ण नहीं है, यहां महत्वपूर्ण है नितिन नवीन के साथ साथ सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली परीक्षा है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा छोड़ी गई, इस्तीफा दी गई विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताने में सक्षम होते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा होनी है। सम्राट चौधरी की परीक्षा होनी है और परीक्षा होनी है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है दोस्तों। जब विधानसभा का चुनाव पिछले वर्ष अक्टूबर नवंबर में हुआ था तो जन स्वराज प्रशांत किशोर जिसके सूत्रधार हैं, जिसके जन्मदाता हैं, ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा था। हर विधानसभा सीट पर उनके उम्मीदवार थे, लेकिन केवल 2 विधानसभा सीट ऐसी थी दोस्तों जहां जन स्वराज के उम्मीदवार की जमानत बच सकी थी। प्रशांत किशोर स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए थे। कहा जा रहा था दोस्तों कि प्रशांत किशोर उन दिनों अपने गृह क्षेत्र करगहर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन साहस नहीं जुटा पाए। वहां से एक रितेश पांडे नाम के भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, भोजपुरी गीतों के गायक रितेश पांडे को प्रशांत किशोर ने खुद के बदले चुनावी मैदान में उतारा था। प्रशांत किशोर जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव में 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो यह प्रशांत किशोर के लिए ये अग्नि परीक्षा है, ये विधानसभा चुनाव, जब उपचुनाव विधानसभा का, जब प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार है। प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार हैं। अगर प्रशांत किशोर पिछला जो चुनाव हुआ था दोस्तों, आम चुनाव, नितिन नवीन जब चुनाव जीते थे तो प्रशांत किशोर की पार्टी की उम्मीदवार थी वंदना कुमारी। वंदना कुमारी को लगभग 7,700 से कुछ अधिक वोट पाने में कामयाब हुई थी वंदना कुमारी। तो सबकी नजर इस बात पर लगी रहेगी कि प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव में कौन सा करिश्मा करके दिखाते हैं। साथ ही नजर बनी रहेगी तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव का भाग्य भी, तेजस्वी यादव का भविष्य भी यह विधानसभा का उपचुनाव तय करेगा दोस्तों। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की जोड़ी अगर नीरज सिन्हा को चुनाव नहीं जिता सकी दोस्तों, अगर चुनाव नहीं जिता सकी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की योग्यता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। बड़ा सवाल क्यों खड़ा होगा उसका कारण समझिए दोस्तों। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब, और कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की पसंद का ही उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा। और नितिन नवीन
यदि अपने पसंद के उम्मीदवार को अपने द्वारा खाली की गई विधानसभा सीट पर चुनावी जीत नहीं दर्ज करा पाते तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के चयन में बड़ी भारी गलती की है। क्योंकि नीरज सिन्हा पहले उम्मीदवार नहीं है, नितिन नवीन की पहली पसंद नहीं है। नितिन नवीन की पहली पसंद थे अभिषेक सिन्हा बंटी, जिन्होंने नामांकन करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। कारण तो बताया पारिवारिक, लेकिन जो मामले निकल कर आ रहे हैं वो कई अलग अलग प्रकार के हैं। मामले ये निकल कर आ रहे हैं कि जो सूचनाएं अपने शपथ पत्र में अभिषेक सिन्हा बंटी ने दिया था, उन सूचनाओं के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द होने का खतरा था। साथ ही चर्चा इस बात की है कि उनके माता पिता दोनों चारा घोटाले में आरोपित थे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं नितिन नवीन पर भी यह सवाल उठेगा दोस्तों कि नितिन नवीन ने जब उम्मीदवार का चयन करना किया तो फिर अभिषेक सिन्हा बंटी को नितिन नवीन ने क्यों चुना? और जब नितिन नवीन के रास्ते से, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से अभिषेक सिन्हा बंटी नाम का कांटा हट गया, उसके बाद जब बात आई नीरज सिन्हा पर, तो नीरज सिन्हा के बारे में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, नितिन नवीन के पिता, जब विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे दोस्तों, तो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो पहले हुआ करता था परिसीमन के बाद, अब वो बांकीपुर विधानसभा सीट है, तो उन दिनों नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के पसंद थे। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम के मतदाताओं की पसंद थे। लेकिन आज कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, या लगातार विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के उम्मीदवारों को टिकट देती है, वो जनता और कार्यकर्ताओं की पसंद न होकर बड़े नेताओं की पसंद होते हैं। हमने देखा अभी मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से उम्मीदवार थोपने का प्रयास किया अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने मतदाताओं पर, उसका परिणाम क्या हुआ कि दतिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, सड़क जाम कर दिया, आगजनी हुई, पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। और जब भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा के बदले आशुतोष तिवारी का नामांकन हो रहा था, वहां पर आंसू निकल रहे थे नरोत्तम मिश्रा के 6 बार के विधायक के। यानी जनता की पसंद अलग, कार्यकर्ताओं की पसंद अलग और नेताओं की पसंद अलग। तो यह फैसला होगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यह फैसला होगा कि क्या नीरज सिन्हा केवल नितिन नवीन की पसंद है, बड़े नेताओं की पसंद है, या फिर इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाता भी पसंद करते हैं। यह सवाल, इस सवाल का जवाब जो है इस विधानसभा चुनाव का परिणाम देगा। चूंकि लगातार विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर यह आरोप लगता रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरीके से टिकट बांटती है, जहां उम्मीदवार नेताओं की पसंद के चुने जाते हैं, न कि जनता की पसंद के, पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद के। इसीलिए नितिन नवीन के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण होगा सम्राट चौधरी के लिए। जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला उपचुनाव है, पहली परीक्षा है सम्राट चौधरी की। तो सम्राट चौधरी की चुनाव जिताऊ क्षमता का परीक्षण होगा कि क्या सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वही कद प्राप्त हो सकता है जो नीतीश कुमार को मिला, या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिहाज से देखा जाए तो जिस प्रकार की चुनाव जिताने की क्षमता देवेंद्र फडणवीस ने साबित किया है, जिस प्रकार का योगी आदित्यनाथ ने साबित किया है, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने साबित किया था, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया ने साबित किया था, जिस प्रकार से रमन सिंह ने साबित किया था, क्या वही कुवत सम्राट चौधरी में भी है? सम्राट, भाजपा के सम्राट बने रहने में के काबिल है? इसका जवाब देगा ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर, जैसा मैंने बताया दोस्तों कि खुद उम्मीदवार बनकर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अगर प्रशांत किशोर अच्छा मुकाबला नहीं कर सके, अगर प्रशांत किशोर
कम से कम दूसरे नंबर पे भी नहीं आ सके, और दूसरा नंबर वो भी भाजपा के खिलाफ। यदि भाजपा को हरा लिया प्रशांत किशोर ने, प्रशांत किशोर यदि चुनाव जीत जाते हैं दोस्तों, तो एक बात तय है कि प्रशांत किशोर अपनी जीत के सहारे 2030 के विधानसभा चुनाव और 2029 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी संभावना के रूप में उभर कर आएंगे। और जैसा कहा जाता है, देश के कई राज्यों में मतदाता, उसमें एक बिहार भी है, जहां मतदाता तीसरा विकल्प बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। आपने देखा तमिलनाडु का चुनाव परिणाम, मतदाता थक गए थे लगातार डीएमके और एआईएडीएमके को चुनते चुनते। कहीं ना कहीं वही स्थिति बिहार में भी है दोस्तों। बिहार में भी एनडीए और आरजेडी, माने जो नीतीश कुमार गठबंधन, भाजपा गठबंधन और लालू यादव गठबंधन के बीच चुनते चुनते जनता कहीं ना कहीं थक गई है। अधिकतर मतदाता ऐसे हैं दोस्तों जो नकारात्मक वोटिंग करते हैं, यानी भाजपा को हराने के लिए जो आरजेडी को पसंद नहीं भी करता, तेजस्वी यादव को पसंद नहीं भी करता, वो भी आरजेडी को वोट देने को मजबूर है। और जो बीजेपी को, नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि आरजेडी सत्ता में ना आ जाए, इसलिए बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देने को मजबूर है। यही मजबूरी तमिलनाडु में थी, लेकिन तमिलनाडु में जब तीसरा विकल्प मिला थलापति विजय का, लोगों ने विकल्प आजमाया, दोनों द्रविड़ पार्टियों को सत्ता से बाहर किया। तो अगर प्रशांत किशोर बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, तो याद रखिए यह तीसरा विकल्प का दरवाजा बिहार खोल सकता है, बिहार में खुल सकता है, और बिहार एक नए राजनीतिक परिवर्तन के दौर में आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है उसका असर यह होगा दोस्तों कि ये एनडीए वर्तमान जो है, और जो इंडिया अलायंस है वर्तमान में, जो राजद कांग्रेस का गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टियां उसके साथ है, भाजपा के साथ चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार की पार्टी है, ये सब गठबंधन अस्थायी नहीं है, कभी भी कोई भी पलटी मार सकता है। तो प्रशांत किशोर की जीत वो दरवाजा खोलेगी दोस्तों, जो बिहार को एक मजबूत तीसरा विकल्प प्रदान कर सकता है। आप कितने सहमत है कमेंट कीजिएगा। तीसरा, यदि आरजेडी चुनाव जीत जाती है दोस्तों, तो क्या होगा? आरजेडी की रेखा गुप्ता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव। यहां जो भी वोट मिलना है तेजस्वी यादव के नाम पे मिलना है, रेखा गुप्ता को नहीं मिलना है। रेखा गुप्ता की अगर हम जाति की बात करें दोस्तों, तो रेखा गुप्ता की जाति के 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना है। नरेंद्र मोदी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर, संजय सरावगी के नाम पर, दिलीप जायसवाल के नाम पर, संजय जायसवाल के नाम पर, सुशील मोदी के नाम पर, संजय गुप्ता के नाम पर, ऐसे सभी नामों पर वैसे वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना तय है। 90% वैसे भारतीय जनता पार्टी के वोटर होते हैं। तो रेखा गुप्ता अगर कोई करिश्मा कर पाती है दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए बांकीपुर की जनता आरजेडी के पक्ष में गोलबंद होती है, तो याद रखिए तेजस्वी यादव जो आज पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, आज तेजस्वी यादव जो विदेश में मस्त रह रहे हैं, विधानसभा छोड़कर बिहार की सड़क सुनी है, लेकिन नेता विपक्ष विदेश में बैठे होते हैं। कम से कम नेता विपक्ष को यह सद्बुद्धि आएगी कि नेता विपक्ष बिहार की सड़क पर, सड़क से लेकर बिहार के विधानसभा तक सरकार के खिलाफ जुबान खोलेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। दोस्तों, बिहार में जब जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है, जनता के संघर्ष से हुआ है, विपक्ष के संघर्ष से हुआ है। तेजस्वी यादव को यह समझना होगा, और शायद बांकीपुर में अगर तेजस्वी यादव के राजयोग से, राजयोग में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई भी काम अब तक नहीं किया है विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिससे तेजस्वी यादव को लोग वोट दें। लेकिन फिर भी भाजपा को और प्रशांत किशोर को हराने के लिए मान लीजिए अगर मतदाता एकजुट हो जाते हैं और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार रेखा गुप्ता चुनाव जीत जाती है, तो एक संभावना बनेगी कि तेजस्वी यादव मैदान जंग में विपक्ष के नेता का व्यवहार करना शुरू कर दे। एक संभावना बनेगी, और इसके साइड इफेक्ट ये होगा दोस्तों कि अगर प्रशांत, इसका कारण होगा जो अगर तेजस्वी की उम्मीदवार
रेखा गुप्ता तभी जीतेंगी जब प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होगा। जब प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होगा तभी रेखा गुप्ता जीत सकती हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बिहार में तीसरे विकल्प के लिए अभी भी कोई जगह नहीं बची है। इसका मतलब यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो भाजपा विरोधी सभी ताकतों को आरजेडी के साथ एकजुट होना पड़ेगा, वरना अगर प्रशांत किशोर जीत गए, रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होगी, तभी होगा ऐसा। जब रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होगी तभी प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। और यह तब होगा दोस्तों जब बांकीपुर में जो भी भाजपा विरोधी वोटर हैं, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक वोटर हैं, मुसलमान वोटर हैं, ईसाई वोटर हैं, ये वोटर यदि आरजेडी से टूटकर प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तभी प्रशांत किशोर भाजपा के मुकाबले आ पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए तेजस्वी की राजनीति का द एंड हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। अब आप तय कीजिए कि इस विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से बिहार को विष मिलेगा या अमृत मिलेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।